नमस्कार। न्याय चर्चा के एक नए सत्र के साथ आज हम जिन शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं, आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर विनय कपूर मेहरा जी। आप पूर्व में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत के फाउंडिंग वाइस चांसलर रहे। उससे पूर्व आप पंजाब सरकार में आरटीआई कमिश्नर के नाते भी आपका कार्यकाल रहा। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते, धन्यवाद। आज जिस कार्यक्रम के निमित्त हमने ये सत्र स्थापित किया है, हमारा विषय जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हम आज के इस विषय के साथ मैम से कुछ ऐसे पहलुओं पर बातचीत करेंगे जिससे दर्शकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को सरल, आसान और विद्वत्तापूर्ण भाव से हम इसको समझ पाएं, ऐसा हम आज मैडम के साथ संवाद रखने वाले हैं। मैम, हमें आम जन तक एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो क्या भाव रखता है और उसका क्या महत्व आम जन को सरल शब्दों में कैसे समझाया जा सकता है? ये सरल शब्दों में अगर बताना हो तो उनको हम यही कहेंगे कि संविधान, जो कि हमारे भारत का सबसे अहम हमारे लिए ग्रंथ ही है, ग्रंथ नॉर्म है, उसके अनुसार ही हम सभी काम करते हैं। तो उसी में दिया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा और स्टेट की जिम्मेवारी है। तो जो चीज़ संविधान ही हमें निर्देश दे रहा है, तो उस निर्देश को हम कब तक टाल सकते हैं? तो इसलिए आम जनता समझ जाए कि ये संवैधानिक काम ही हम करना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा हमें आता है कि कुछ लोग मानते हैं कि यूसीसी जो एक बहुत नई चीज है जो अभी थोपी जा रही है, ऐसा कई बार सुनने को मिलता है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में भी चली थी और लंबा समय यही एक बिंदु था जहां 2 साल डिबेट चली। बाकी जो मुद्दे होंगे उन पे थोड़ी चर्चा हुई होगी, लेकिन इस पे और मेजॉरिटी मान रही थी कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए अगर हमें भारत को यूनिटी और उसकी इंटेग्रिटी के लिए काम करना है। लेकिन कुछ माइनॉरिटी व्यूज़ हावी हो गए और उन्होंने इसको ड्रॉप कर दिया। यहाँ तक कि कुछ मेंबर्स तो इसको फंडामेंटल राइट के चैप्टर में डालना चाहते थे, विशेषकर 3 बहनें, एक पारसी थी, एक क्रिश्चियन और एक हिंदू, और उन तीनों का कहना था कि नहीं, ये तो फंडामेंटल राइट के चैप्टर में आना चाहिए। लेकिन उनके भी वो सुझाव माने नहीं गए उस समय और माइनॉरिटी प्रिवेल हुई और उन्होंने कहा ठीक है, जब तक लोगों का मन तैयार नहीं होता तब तक हम इसको अभी रोक देते हैं। लेकिन पीसफुल एफर्ट्स में ये काम तो अंग्रेजों ने ही शुरू कर दिया था। आप देखो कि जितने क्रिमिनल लॉ हैं, जितने कमर्शियल लॉ हैं, वो सारे यूनिफॉर्म हैं। केवल फैमिली मैटर्स जो हैं वहीं पे हमारे अलग अलग पर्सनल लॉ हैं और उनको एक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे बहुत दिक्कतें आती हैं। मैम, एक आजकल बड़ी चर्चा बन जाती है, एकेडमिक चर्चा भी बन जाती है कि लोग ये कह रहे हैं कि ये एक संवैधानिक मैंडेट था जो पूरा नहीं हो पाया। तो आप हमें सरल भाषा में हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि इस मैंडेट को कैसे पूरा किया जा सकता है और किस तरह से ये प्रभावी हो पाएगा। आर्टिकल 44 जो कि संविधान जब की चर्चा चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 35 था, लेकिन बाद में ये, क्योंकि 35 होता तो ये फंडामेंटल की सूची में आता, फंडामेंटल राइट्स की, फिर 44 हुआ और ये कॉन्स्टिट्यूशन उसमें लिखा है द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। तो क्लियर शब्दों में लिखा गया है और इसको हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारे दूसरे हाई कोर्ट बार बार कहते हैं कि यहाँ हमें ज़रूरत है, क्योंकि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर्सनल लॉज में कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं और बिकरिंग भी होती है। जब एक को एक राइट मिला और दूसरे का ना मिला हो तो उसके मन में वो चलती रहती है, क्या कहते हैं, द्वेष की भावना। तो इन सब बातों को दूर करने के लिए, जब कोई भी वर्ल्ड में ऐसा देश नहीं है जहाँ पे मल्टीपल लॉज हों, सब जगह पे सभी धर्मों के सभी तरह के लोग रहते हैं, लेकिन एक भारत अकेला है जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल पर्सनल लॉज हैं, मल्टीपल फैमिली लॉज हैं और वो भी धर्म और उनके धर्म के आधार पे हैं और
संविधान जब कहता है कि हम धर्म के आधार पे, हमने सेकुलर वर्ड भी ऐड कर दिया। कुछ कहते हैं कि नहीं, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएंगे तो सेकुलर के अगेंस्ट होगा। सेकुलर के अगेंस्ट नहीं होगा, बल्कि निष्पक्षता ज़्यादा आएगी, क्योंकि सेकुलर का मतलब है स्टेट विल नॉट इंटरफेयर। लेकिन इस ये होने से क्या है कि पर्सनल लॉ संविधान के ऊपर हावी हो रहे हैं। संविधान कहता है कि इक्वालिटी होगी, लेकिन पर्सनल लॉ में तो डिस्क्रिमिनेशन है। किसी के फैमिली में डिवोर्स में है, या मैरिज लॉज में है, या सक्सेशन में है, डिस्क्रिमिनेशन है राइट्स में, स्त्री और पुरुष के राइट्स में। सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है और रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। अगर उसको हमें दूर करना है, इक्वालिटी को स्टैब्लिश करना है, तो हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। एक आप व्यक्ति को समझना चाहिए, और ये धीरे धीरे जब नैरेटिव तैयार हो जाएगा, लोग समझना शुरू। अब तक क्या होता था, अगर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता था तो उसको कम्युनल कहा जाता, या उसको कहते हैं ये फलानी पार्टी के एजेंट है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हो रहे हैं 50% पॉपुलेशन, वो है औरतें। एक बीच में चर्चा ये और भी चली, औरतों ने इसके लिए अपने अपने लेवल पे फाइट भी किया है। जैसे अभी आपने बताया कि शुरुआती क्षणों में भी 3 बहनें जो थी जिन्होंने इसको जो है समर्थन हुआ यूसीसी का, तो मतलब नारी शक्ति जो है वो शुरू से ही, मतलब वेरी बिगिनिंग ऑफ द यूसीसी उनका समर्थन करती रही, और वो चाह रही थी कि ये वो नहीं हो पाया किन्हीं वजहों के कारण, वो एक अलग बात है। एक तो महिलाओं की संख्या हमारे आपको पता ही है पार्लियामेंट में और असेंबलीज में कम है। जिस दिन वो बढ़ जाएगी तो खुद खड़ी हो जाएंगी और इसको इम्प्लीमेंट करके छोड़ेंगे। अभी एक नई चर्चा आती है कि महिलाओं को जो है वो आरक्षण मिलने वाला है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ऐसा एक अधिनियम भारत सरकार ने पारित किया है। अभी वो कानून का रूप लेगा, बिल पेश हुआ है। मैम, आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस रिजर्वेशन को लेकर, भारतीय महिलाओं के मनोबल को लेकर? क्योंकि कई बार पुरुष आगे आने नहीं देते बहनों को, तो जब पता है कि रिजर्वेशन है तो हो सकता है पहली बार ऐसी महिला आए जो इतनी एक्टिव ना हो, लेकिन धीरे धीरे वो बदलाव, जैसे पंचायत में भी कुछ बहनें ऐसी आ गई जो जाती ही नहीं थी मीटिंग्स में, लेकिन जैसे धीरे धीरे जाना शुरू हुआ, उनको अपने राइट्स का, अपनी पावर का एहसास हुआ, उन्होंने अपने गांव का नक्शा ही बदल दिया। आप देखिए जिन गांव में सरपंच बहनें बनी हैं, वहाँ से उन्होंने ड्रग्स को और एनवायरनमेंट को लेकर इन सब मुद्दों पे काम किया है। मुझे कुछ उदाहरण ऐसे भी याद आते हैं कि जहाँ पर बहनें सरपंच बनी हो और उन्होंने महिलाओं की स्थिति को लेकर बहुत अच्छा काम किया है। किशोरी जो योजना है भारत सरकार की, बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है युवा बहनों के लिए, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके मार्गदर्शन, कैरियर के मार्गदर्शन को लेकर। उसमें मुझे लगता है कि जो बहनें जब से सरपंच बनी है तो उसमें ज्यादा लाभ मिला है, क्योंकि मेल व्यक्ति जो है वो, पुरुष जो है उन बातों को नहीं समझ पा रहा होगा, उस स्कीम को इतना अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा होगा जिसको एक महिला सरपंच ने उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कराया होगा। बिल्कुल, महिलाएं जो भी चीज़ होती है ना, एक समग्र भाव से, जो हमारी भारतीय संस्कृति भी है कि हम जैसे अलग अलग टुकड़ों में नहीं सोचते, हम एक पूरा कि इसका, इस योजना का पूरे गांव को या पूरे परिवार को क्या फायदा होने वाला, उस सोच को लेकर वो काम करती है। अगर आप किसी बहन को सीईओ बनाओगे तो वो पूरे अपने एम्प्लॉयज़ के पूरे के नहीं पा रहे, पूरे परिवार के बारे में सोचेंगे, और परिवार अगर ठीक है तो व्यक्ति ज़्यादा अपना देता है। इसीलिए मुझे लगता है जब 2013 के बाद एक अमेंडमेंट आया कि विमेन डायरेक्टर्स के लिए एक सीट आवश्यक, कंपनी को जो है एक आवश्यक है कि एक महिला जो है वो डायरेक्टर जरूर होनी चाहिए। तो ऐसा महिला की उपस्थिति ही गरिमापूर्ण है, और महिला की उपस्थिति से चीजें ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल, प्रकृति ने कुछ गुण दिए हैं, पुरुषों में भी हैं, लेकिन वो डॉर्मेंट रहते हैं। जब वो गुण उनके हावी हो जाते हैं तो वो भी, मतलब फेमिनिन क्वालिटी अगर बन जाती है, जैसे संत ज्ञानेश्वर को मातुली कहते हैं कि माँ, क्योंकि उनमें वो प्यार, स्नेह, ममतात्व का भाव जब हावी हो जाता है, पुरुषों में भी रहता है लेकिन वो कम होता है। तो ये जो स्नेह का भाव है, ये जहाँ भी जाएंगी, चाहे वो डीसी हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, तो उनका काम करने का स्टाइल अलग होगा। हम एक अपने दर्शकों के लिए भी जानना चाह रहे थे कि जो गांव में महिलाएं हैं और जो बहनें हैं जो कॉलेज जाती हैं, उनमें इस संदेश को कैसे पहुंचाया जाए कि रिजर्वेशन जो है वो आपके लिए हो गया है, आप अधिक से अधिक अब जो है पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा या क्षेत्रीय विधानसभाओं में भी जो है वो अपना प्रतिनिधित्व कर सकती हैं।
घरों से, लेकिन अभी क्योंकि पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं होंगे इसलिए वो उनको लगता है कि इनको वैसे तो कुछ परिवारों में ज़्यादा पढ़ाने नहीं जाते, ज़्यादा पढ़ गई तो ये अपनी मनमानी करेंगी। तो अभी भी बहुत सारी बहनों को हायर एजुकेशन में नहीं भेजा जाता, गांव से शहर में नहीं भेजा जाता। लेकिन अगर वो स्कूल में हैं तो स्कूल में टीचर्स का एक दायित्व बनता है कि उनको बताएं उनकी राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों, कि हमारी ड्यूटी एज ए सिटीज़न क्या है। तो एक अवेयर नागरिक बनना वो हमारी ड्यूटी है। तो अवेयर नागरिक होंगे तो हम उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? अगर हम आगे आगे बढ़ के वो जिम्मेवारी लेने के लिए खुद को तैयार करें। हमारे जो युवा साथी हैं जो लीगल स्टडीज परस्यू करते हैं या बहनें हैं जो कानून की पढ़ाई कर रही हैं, उनके लिए कोई यूसीसी के माध्यम से आप कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, वो समझें इस कंसेप्ट को और जहाँ भी चर्चा छिड़े उसको बड़े जगह से नहीं, प्यार से हम लोगों को बताएं कि इसका क्या अल्टीमेट फ़ायदा देश को होने वाला है। क्योंकि बार बार हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सबसे पहले इस बात को शाहबानो केस में सबके सामने रखा था कि इट्स इम्पेरेटिव। अब तक सरकारें सो रही हैं, उनको जागना चाहिए। तो सरकारों की जब बिल होती है, अब अंग्रेजों ने जो भी लॉज बनाए किसी से पूछा नहीं था, यूनिफॉर्म लॉज उन्होंने भी बनाए थे। चाइल्ड मैरिज एक्ट बनाया तो सबके लिए एक साथ, इंडियन सक्सेशन एक्ट सबके लिए एक समान, स्पेशल मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट सबके लिए बनाया था। तो उन्होंने किसी को पूछा नहीं। शरीयत एक्ट या डिसोल्यूशन मुस्लिम मैरिज एक्ट, आज हम अगर चेंज की बात करते हैं तो तुरंत अपोजिशन आनी शुरू होती है। वो जब हमें वोट की राजनीति से ऊपर उठकर देश और समाज के बारे में, अल्टीमेटली सभी जब देश के नागरिक एक हैं तो एक ही लॉ होना चाहिए। आज हमारे साथ थे प्रोफेसर डॉक्टर विनय कपूर मेहरा मैम, और आपने जिस तरह से यूसीसी पर और महिला रिजर्वेशन पर अपने विद्वत्तापूर्ण भाव हमारे सामने रखे, मैम हम आपके लिए बहुत बहुत आभारी हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए ऐसे ही विषयों पर आप बार बार हमें अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।